हेलो दोस्तों, माई सेल्फ श्याम और आप सभी का मेरे इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स में क्या होता है आपका जीडीपी, क्या होता है जीएनपी और क्या होता है एनएनपी। यानी कि जीडीपी का मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट है आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट। साथ ही साथ बात करेंगे इन्फ्लेशन के बारे में और बात करेंगे सेक्टर के बारे में कि आपके इकोनॉमिक के सेक्टर कौन से होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, ये सारी चीज़ें आज साथ में बात करते हुए चलेंगे। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। पहले आपका है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी के प्रकार। पहला आपका है कैपिटलाइजेशन, नेक्स्ट है आपका सोशलाइजेशन, नेक्स्ट है आपका मिक्स्ड इकोनॉमी, नेक्स्ट है आपकी ट्रेडिशनल इकोनॉमी। ओके, जो आपकी कैपिटलाइजेशन इकोनॉमी है वो क्या होता है, मान लेते हैं, पहले एग्जांपल से समझ लेते हैं कि जो आपकी अमेरिका है, अमेरिका में क्या है कि मोनोपोली है। मोनोपोली का मतलब होता है कि एक ही सेलर, वन सेलर होता है। यानी कि अमेरिका में बड़ी बड़ी कंपनी है और उन्होंने एक ही प्रोडक्ट पे अपना धावा एक प्रकार से बोल के रखा है। वहां पे गवर्नमेंट के अनुसार आपका रूल नहीं चल पा रहा है। जहां पे आपका पीपुल का रूल चल रहा है और गवर्नमेंट का कम रूल चल रहा है, तो उसको कहते हैं आपका कैपिटलाइजेशन। यानी कि वहां पे आपका जो पीपुल है, यानी कि पीपुल का आपका रूल ज्यादा है, हाई है, बट गवर्नमेंट का कम चल पा रहा है, तो उसी को कह देते हैं कैपिटलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल यूएस। ओके, नेक्स्ट है सोशलाइजेशन का मतलब जो आता है, यानी कि हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं किसका, चाइना का। चाइना का एग्जाम्पल ले रहे हैं। चाइना ने अपना सर्च इंजन तक बना रखा है। अगर चाइना जो चीज अपने देश में दिखाना चाह रहा है तो वही दिखा पाता है। मान लो चाइना का अपना अलग यूट्यूब है, उसने अलग अपना क्रोम बना रखा है। ये सब चीजें उसने अपने देश की ग्रोथ के लिए बना रखी है। ओके, तो वहां पे क्या है, अगर चाइना, और सबसे अच्छा जो आपका एग्जाम्पल है साउथ कोरिया का, साउथ या नॉर्थ कोरिया का, जहाँ का आपका वो किंग सुंग फुंग जो छोटे छोटे बालों वाला है, उसने क्या है कि अपना ही रूल, मतलब कि एकदम वहाँ पे जहाँ पे आपका गवर्नमेंट का शासन चले, कि गवर्नमेंट कह दे यही होना है तो यही होगा, जहाँ पे आपका पीपुल यानी कि लोगों का ना चल पाए, उसको कहते हैं सोशलिज्म या फिर कम्युनिज्म। तो इसमें जो आपका एग्जाम्पल हो जाएगा चाइना और आपका साउथ कोरिया या फिर वो नॉर्थ कोरिया का किंग जो होता है उसके बारे में, कि जो मतलब जहाँ पे केवल गवर्नमेंट का रूल चले। बट सबसे ज्यादा जो इंडिया में मतलब वर्ल्ड में फॉलो किया जा रहा है, वो आपका फॉलो किया जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। यही आपका इंडिया में फॉलो किया जाता है। ये जो आपका है मिक्स्ड इकोनॉमी दोस्तों, वही आपका इंडिया में फॉलो किया जाता है। ओके, यहाँ पे आपके गवर्नमेंट और लोगों का इक्वल चलता है। नेक्स्ट जो आपकी लास्ट है ट्रेडिशनल, परंपरागत इकोनॉमी, यानी कि जो आपकी राजा का बेटा राजा बनेगा, सुना है आप लोगों ने, उसका बेटा राजा बनेगा। तो ये जो परंपरागत इकोनॉमी चली आई है, जैसे कि भूटान एक ले लो, भूटान देश में राजा का बेटा ही राजा बनता है। ये धीरे धीरे अब एक ही दो देशों में बचा है, धीरे धीरे खत्म हो गया है। इसमें क्या है कि जो राजा होता है यानी किंग है, और राजे का बेटा आपका राजा बनता है। ओके, नेक्स्ट है आपका सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपके 3 प्रकार के सेक्टर होते हैं। पहला आपका प्राइमरी सेक्टर में आपका आ जाता है कि एग्रीकल्चर यानी कि खेती बाड़ी, रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन करना। नेक्स्ट आ जाता है आपका द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी सेक्टर में दोस्तों आपका आ जाते हैं इंडस्ट्रीज वगैरह, जिसमें आपका रॉ मटेरियल का प्रोसेसिंग यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग वगैरह होता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका टर्सरी सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर, यानी कि जिसमें सेवाएं प्रदान की जाती हैं, वो आपका हो जाता है टर्सरी सेक्टर यानी कि सेवा सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर में क्या आपका बता रहा है कि एक्टिविटीज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, जो आपकी एक्टिविटीज रिलेट कर रहे हैं किससे, एग्रीकल्चर, तो वो आपका हो जाएगा प्राइमरी सेक्टर। नेक्स्ट इसमें क्या होगा, रॉ मटेरियल आपका प्रोड्यूस हो रहा है, इसमें जो रॉ मटेरियल जैसे कि आपका राइस चावल वो प्रोड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेकेंडरी सेक्टर, एक्टिविटीज रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग, जो आपका रॉ मटेरियल है, जैसे कि मैंने गेहूं का प्रोडक्शन किया तो वो आपका हो जाएगा प्राइमरी सेक्टर, बट उसका मैं बिस्किट बना रहा हूं, वो आपका आ जाएगा सेकेंडरी, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जो भी हम लोग पैकेजिंग जो भी करते हैं, ग्रेडिंग वगैरह, ये आपका आ जाएगा सेकेंडरी सेक्टर में। नेक्स्ट लास्ट है आपका टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर में क्या कह रहा है, एक्टिविटी जनरेटिंग सर्विस यानी कि जॉब। अब उस जॉब को यानी कि
उसको जो आपका बिस्किट तैयार हुआ उसको लोगों के पास तक पहुंचाना, मतलब लोग पहुंचाएंगे तो एक प्रकार से सर्विस ही तो कर रहे हैं, सेवा ही तो कर रहे हैं, तो वो आपका हो जाएगा टर्सरी सेक्टर। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं 5 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो आपका प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन के 5 कारक के बारे में। ओके, तो प्रोडक्शन के 5 कारक मतलब किसी भी चीज का प्रोडक्शन करने के लिए आपको 5 चीजों की जरूरत होगी। पहला है लैंड, और लैंड भी अब लोगों के पास लिमिटेड है क्योंकि पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ती जा रही है, जिससे क्या लोगों के पास लैंड कम होती जा रही है। ओके, नेक्स्ट है लेबर, लेबर भी लिमिटेड है। लेबर वैसे तो ज़्यादा है पर लेबर को अपने फील्ड या काम कराने के लिए उनको पैसा देना पड़ेगा, तो पैसा लोगों के पास कम है, लिमिटेड है, तो इसीलिए आपका लेबर भी लिमिटेड है। नेक्स्ट है आपका कैपिटल यानी कि धन, पैसा वैसे ही लोगों के पास लिमिटेड ही रहता है। नेक्स्ट है आपका रॉ मटेरियल, ये भी आपका लिमिटेड है। और आपका नेक्स्ट है मशीनरी, ये भी सभी लोगों के पास सभी प्रकार की मशीनरी नहीं होती, तो ये भी आपका लिमिटेड है। यानी कि उत्पादन के आपके 5 कारक होते हैं, कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल एंड मशीनरी। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति। इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन का मतलब, इन्फ्लेशन कभी कभी लोग कहते हैं महंगाई आ गई। महंगाई का कभी कभी बढ़ना अच्छा होता है। मान लेते हैं कि पहले जब हम लोग छोटे थे, छोटे का मतलब आज से 10 साल पहले, तब आपके नमक का प्राइस क्या था? हद है 10 रुपये के जी होगा, बट प्रेजेंट टाइम जो आपका टाटा का नमक आ रहा है वो 25 kg, तो इसका मतलब महंगाई बढ़ी है। पर महंगाई के साथ लोगों के जेब में इनकम भी बढ़ी है, तब आपका इन्फ्लेशन अच्छा होता है। यानी कि अगर महंगाई के साथ लोगों के पॉकेट में पैसा बढ़ रहा है तब आपकी इन्फ्लेशन अच्छी है, बट आपके जेब में पैसा नहीं बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही, तो आपके लिए इन्फ्लेशन बुरी है। इन्फ्लेशन का जो आपका परसेंटेज होता है वो 6% तक आपकी इन्फ्लेशन अच्छी होती है, उसके बाद अगर आपका इन्फ्लेशन बढ़ा तो वो बुरी होती है। तो देख लेते हैं इन्फ्लेशन क्या कह रहा है। इन्फ्लेशन इज अ सस्टेन इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल, मतलब कि जनरल प्राइस लेवल या फिर जो आपका प्राइस था वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और आपका मनी वैल्यू डाउन हो जाएगी, यही कहेगा। लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो आपकी सर्विसेज हैं, यानी कि 10 साल पहले आपका लेबर आपको 100 रुपये में एक दिन काम करके देता था, बट प्रेजेंट टाइम जो आपका लेबर है वो आपको 300 रुपये में मजदूरी करने के लिए मिलता होगा। शहरों में तो आज लेबर का चार्ज हो गया आपका 700। ओके, वही कह रहा है कि जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो आपके जनरल प्राइस हैं बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। सेवा यानी कि गुड, जो आप जॉब कर रहे हैं, और गुड्स मतलब सामान के। ओके, इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ रिजल्टिंग इन लॉस, लॉस किसका लॉस हो रहा है दोस्तों? लॉस हो रहा है आपका वैल्यू ऑफ करेंसी, जो आपकी करेंसी है यानी कि आपके पास जो पैसा है उसकी वैल्यू आपकी कम होती जा रही है, तो उसी को कहते हैं आपका इन्फ्लेशन। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं डिफ्लेशन, यानी कि अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन। इसमें क्या हो रहा है? आपका अपोजिट हो रहा है, अकर्स व्हेन द जनरल लेवल ऑफ प्राइस इन फॉलिंग, यानी कि इन्फ्लेशन तो जो आपका डिफ्लेशन है वो आपसे, आपके इन्फ्लेशन से ज़्यादा बुरी है, ये कभी अच्छी नहीं हो सकती है। जो आपकी डिफ्लेशन है वो कभी आपके लिए अच्छी हो ही नहीं सकती, बट इन्फ्लेशन आपकी 6% तक अच्छी होती है। यानी कि कह रहा है कि लेवल ऑफ प्राइस इज फॉलिंग, प्राइस आपका कब घटेगा? प्रोडक्ट्स जो आपके गुड्स हैं यानी कि सामान, उसका प्राइस कब घटेगा? जब उसकी मार्केट में डिमांड कम होगी तभी तो घटेगा। घटेगा कि नहीं घटेगा? जब उसकी डिमांड ही नहीं होगी तो क्या प्राइस धीरे धीरे जो आपके सेलर हैं उनको वाकई में कम करने पड़ेंगे, जिससे आपका डिफ्लेशन, यानी कि लोगों के जेब में जब पैसा कम होगा, यानी कि जब आपके पैसा आपके पास कम होगा तभी तो जो आपके दुकान सेलर हैं उनकी आपका डिमांड कम करोगे ना। जब आपके जेब में पैसा होगा तो आप अच्छे से अच्छा सामान खरीदने की क्षमता रखते हो, यही होता है डिफ्लेशन। अपोजिट दी इन्फ्लेशन, ये अपोजिट है, उल्टा है किसका? इन्फ्लेशन का। अकर्स व्हेन जनरल लेवल ऑफ प्राइस इज फॉलिंग, जो आपके प्राइस हैं वो उससे भी, जैसे कि पहले आपकी चीज 100 रुपये की बिक रही थी, बट आपकी चीज पहले 100 रुपये की बिक रही थी, बट वही अब चीज 60 रुपये की बिक रही है। क्यों? क्योंकि उस चीज की डिमांड ही नहीं है। तो क्या ये हमारी इकोनॉमी के लिए एक खराब चीज है? क्या, कौन सी चीज खराब है? डिफ्लेशन। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं डिसइन्फ्लेशन।
डिसइन्फ्लेशन का हम लोग ऐसे मतलब समझते हैं कि अभी बीच में आपका टमाटर कहाँ तक पहुँच गया था। आपका टमाटर पहले बिक रहा था 80 रुपये के जी, यानी कि जो आपका टमाटर था वो 80 रुपये के जी बिक रहा था, पर केजी बिक रहा था कि नहीं, 80 रुपये पर केजी आपका टमाटर बिक रहा था। बट टमाटर का आपका जो रेट है वो अचानक इंक्रीज हुआ, अचानक इंक्रीज हो करके वो आपका कितना पहुंच गया था, 280, 300, 400, 400 पहुंच गया था कि नहीं बीच में आपका टमाटर का रेट। फिर क्या था, 400 पहुंचा, फिर टमाटर का आपका रेट थोड़ा कम हुआ, मान लो कि 360 हुआ, 380 360 से फिर आपका पहुंच गया 300 मान लो, धीरे धीरे आपका 200 हुआ। बट जो आपका पहले रेट था यानी कि 80 रुपये किलो, उससे फिर भी ज़्यादा रहा, उसी को कहते हैं डिसइन्फ्लेशन। देख लेते हैं, इन डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग ए नेशनल रेट ऑफ द इन्फ्लेशन। कह रहा है डिस्क्राइब करना है द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग, कमी हो रही नेशनल रेट ऑफ द इन्फ्लेशन। इसका जो आपका डिसइन्फ्लेशन का मतलब होता है कि जो चीज़ आपकी पहले 80 रुपये में बिक रही थी उसका रेट अचानक बढ़ गया, यानी कि जो चीज़ मैंने आप टमाटर 80 रुपये किलो बिक रहा था, फिर उसका रेट अचानक 400 हो गया, फिर उसका रेट आपका धीरे धीरे कम हो रहा है, बट जो उसका पहले मूल्य था उससे फिर भी अधिक है, तो उसी को कह देते हैं डिसइन्फ्लेशन। ओके, स्टैगफ्लेशन तो सबसे ज़्यादा अधिक होता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं आपका श्रीलंका का। श्रीलंका में देख रहे थे अभी हाल ही फिलहाल में इतनी ज़्यादा भुखमरी आ गई थी, कुछ कहने को नहीं। तो क्या हो गया था, क्योंकि वहाँ पे लोगों के पास रोजगार ही नहीं था। जब रोजगार नहीं था तो पैसा कहाँ से आएगा, तो वही आपका स्टैगफ्लेशन, यानी कि महंगाई वहाँ पे आपका श्रीलंका में बढ़ती जा रही थी और अनएम्प्लॉयमेंट और भी बढ़ता जा रहा था, यानी कि महंगाई के साथ साथ आपकी बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही थी, लोगों के जेब में पैसा ही नहीं था। सबसे बुरा, उससे बुरा आपका स्टैगफ्लेशन है। वही देख लेते हैं क्या कह रहा है, हाई इन्फ्लेशन। आपका हाई इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बढ़ रही है ज़्यादा इन द पीरियड ऑफ हाई अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोजगारी भी चरम सीमा पे है और साथ ही साथ आपका महंगाई भी है, तो उसको क्या कहेंगे, स्टैगफ्लेशन। ओके, अब बात कर लेते हैं नेशनल, ये आपका पर्सनल इनकम क्या होता है, और बात करेंगे पर कैपिटा इनकम कैसे निकालोगे, साथ में डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है। जो आपका पर्सनल इनकम होती है, पर्सनल इनकम विदाउट आपका टैक्स, मतलब कि जितनी आपकी इनकम होगी विदाउट टैक्स वगैरह कटे, वो आपका कहलाएगा पर्सनल इनकम। एक बार देख लेते हैं तब अच्छे से समझ में आ रहा है। जो आपका पर्सनल इनकम है, पर्सनल इनकम इज दी टोटल मनी इनकम रिसीव्ड बाय द इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड ऑफ ए कंट्री फ्रॉम ऑल पॉसिबल सोर्स बिफोर डायरेक्ट टैक्सेस। जो आपका जैसे कि कोई भी इंडिविजुअल है, उसने 100 रुपये कमाए, यानी कि 100 रुपये उसने कमाए, इसमें से गवर्नमेंट ने उससे अभी कोई भी टैक्सेस उसने नहीं पे किए हैं, तो वो उस व्यक्ति की क्या कहलाएगा, पर्सनल इनकम। जब वो इससे 10 रुपये टैक्स पे कर देगा गवर्नमेंट का, तब वो जो 90 बचेंगे वो आपकी कहलाएगी डिस्पोजेबल इनकम। ओके, तो कह रहा है पर्सनल इनकम इज दी टोटल मनी इनकमिंग रिसीव्ड बाय द इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड ऑफ द कंट्री फ्रॉम ऑल पॉसिबल सोर्स बिफोर डायरेक्ट टैक्सेस। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम बस कैलकुलेशन में ही अच्छी लगती आपकी है, रियलिटी में पर कैपिटा इनकम का कोई महत्व तो नहीं है। मान लेते हैं कि लोअर क्लास, मिडिल क्लास और आपका जो रिच मतलब अपर क्लास के लोग, तीन ही में तो कैटेगरी में आपका डिवाइस किया गया है। यानी कि एक व्यक्ति है जो 0 रुपये कमा रहा है, एक व्यक्ति आपका 5 रुपये कमा रहा है और एक व्यक्ति आपका 10 रुपये कमा रहा है। इनका पर कैपिटा इनकम ऐसे निकाला जाता है कि टोटल तीनों को इनकम को काउंट कर लिया जाता है, यानी कि 15 हुआ और कितने पर्सन है उतनी से ही आपका डिवाइडेशन दे दिया जाएगा। तो 3 5 15, तो क्या ये 5 रुपये इस वाले को सूट करेंगे जो आपका 10 रुपया कमा रहा है? कतई नहीं सूट करेगा। क्या इस वाले को सूट करेगा जो 1 भी रुपये नहीं कमा रहे? कतई नहीं सूट करेगा। इसीलिए बस ये पर कैपिटा इनकम एज है देखने के लिए निकाली जाती है कि कितनी इनकम बढ़ रही है। मान लो कि एक भिखारी है और ये अंबानी साहब है और ये मिडिल क्लास में हम हैं,
तो ये जो आपकी पर कैपिटा इनकम निकलेगी वो तीनों के लिए सूट नहीं करेगी। बस जनरल हम लोग ऐसे चेकआउट करने के लिए चेक कर लेते हैं, यही आपकी पर कैपिटा इनकम है कि यानी कि टोटल आपकी नेशनल की इनकम और टोटल डिवाइडेड बाय दी टोटल इंडिविजुअल, यानी कि देश की टोटल आपकी इनकम कितनी है उसको डिवाइड कर देंगे कितने इंडिविजुअल से, जितने आपके भारत देश में होंगे। ओके, यही है, देख लेते हैं। पर कैपिटा इनकम ऑफ ए कंट्री डिवाइड बाय द डिवाइडिंग ऑफ ए नेशनल इनकम, जो भी आपकी नेशनल होगी उससे डिवाइड किसको करेंगे, टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्रीज, उससे आपका क्या निकल आएगा, पर कैपिटा इनकम। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका डिस्पोजेबल इनकम। मैंने आपको बता दिया था कि इसमें टैक्स वगैरह पे करने के बाद जो भी इनकम बचेगी वो आपकी कहलाती है डिस्पोजेबल इनकम। आफ्टर ए गुड पार्ट ऑफ पर्सनल इनकम पेड टू गवर्नमेंट इन दी फॉर्म ऑफ पर्सनल टैक्सेस, जो भी उसके पर्सनल टैक्सेस वगैरह वो पे कर लेगा, लाइक इनकम टैक्स, पर्सनल प्रॉपर्टी टैक्स एक्सेट्रा, व्हाट रिमेन, जो कुछ उसकी बची होगी इनकम, पर्सनल इनकम इज कॉल्ड डिस्पोजेबल इनकम। उसका फार्मूला क्या है आपके सामने ये लिखा है, डिस्पोजेबल इनकम इक्वल टू पर्सनल इक्वल माइनस पर्सनल टैक्सेस, जो भी उसने अपने पर्सनल टैक्सेस पे कर दिए, जो भी बची अब उसकी है इनकम वो कहलाएगी डिस्पोजेबल इनकम। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं मेजर ऑफ नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री, मतलब कि हम लोग नेशनल इनकम कंट्री की कैसे मेजर करेंगे। इसको समझने के लिए हम लोग समझते हैं पहले कि सम ऑफ ऑल इनकम, यानी कि मैं जैसे कोई कंपनी का ऑनर हूँ तो आप मेरी टोटल इनकम से निकाल सकते हैं कि कितनी मेरी इनकम हो सकती है, ठीक है, यानी कि मेरी टोटल इनकम कितनी है आप जोड़ के मेरी, मतलब एक प्रकार से पहले एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे मैं एक बिजनेसमैन हूँ तो मेरी टोटल इनकम के थ्रू आप पूरी इनकम निकाल सकते हैं मेरी, ठीक है। साथ ही में आप मेरी मान लो टोटल इनकम, साथ ही साथ आप मैं कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा हूं, मतलब कि कितना मैं आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा हूं, यानी कि जैसे मैं बिस्किट कंपनी का मालिक हूं तो मैं कितना वहां से बिस्कुट प्रोड्यूस कर रहा हूं, आप उससे भी इनकम निकाल सकते हैं मेरी, निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं कि ये इतना माल बेच रहे हैं तो ये इनकी इतनी इनकम हो सकती है कि नहीं। साथ ही साथ या फिर आप मैं कितना खर्च कर रहा हूं उससे भी आप मेरी इनकम का अंदाजा लगा सकते हैं। जब मेरे जेब में पैसा अच्छा खासा होगा तभी तो मैं कोई भी चीज़ खरीद सकता हूं, इससे भी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो यही है तीनों चीज़ें आपका नेशनल इनकम को मेजर करने का सबसे अच्छा तरीका। पहला क्या कह रहा है, सम ऑफ दी टोटल इनकम, यानी कि कंट्री भर की पूरी टोटल इनकम को जोड़ लो उससे मेजर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सम ऑफ द नेट आउटपुट, यानी कि कितना आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है एराइजिंग इन द सर्वल सेक्टर ऑफ द नेशनल प्रोडक्शन, यानी कि नेशनल प्रोडक्शन में, सर्विस में, गुड्स में कितना, सर्विस में आपका कितना आउटपुट निकल रहा है भारत देश का। ओके, नेक्स्ट है सम ऑफ द कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, जितने भी आपके कंज्यूमर होंगे, उपभोक्ता होंगे, उनका खर्चा। उसके बाद गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन ए गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जितने भी आपके कंज्यूमर हैं उनका खर्चा और साथ ही साथ में आपका गवर्नमेंट का खर्चा जोड़ करके हम लोग नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। ओके, बट इंडिया में जो सबसे तरीका यूज किया जाता है नेशनल इनकम निकालने का वो आपका है ये तीसरा नंबर, यानी कि कंज्यूमर एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एट सर्विस एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, इसका यूज करके इंडिया में आपका इनकम निकाली जाती है। ओके, अब हम लोग बात करने वाले हैं नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं। पहला जो अपना है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें क्या है कि आपकी, मान लेते हैं कि मैं एक गाड़ी बनाने वाली कंपनी हूँ तो इसमें क्या होता है कि मैं मान लो मैं गाड़ी बनाने वाला कंपनी हूँ, मैंने किसी से वो स्टील मतलब खरीदी, बाई करी ना, उसके बाद मैंने पूरी एक गाड़ी मैन्युफैक्चर कर ली, मैंने बना ली मैंने गाड़ी। उसके बाद जब मैं इसको सेल कर रहा हूँ तो इसका टोटल पैसा जोड़ूंगा ना, तो इनकम जब हम लोग निकालेंगे किसी भी चीज़ की तो क्या हम स्टील का पैसा नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि स्टील किस में लगी है, गाड़ी में ही तो लगी है। तो जब मैं कार को सेल कर रहा हूँ टोटल चीज़ें जोड़ के ही तो सेल करूँगा कि नहीं करूँगा, इसमें हम लोग स्टील का पैसा नहीं जोड़ेंगे। ओके, वही कह रहा है टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स, यानी कि जो मेरी फाइनल गुड्स कार बनी है तो हम लोग फाइनल गुड्स का ही पैसा जोड़ेंगे, नॉट आपका इंटरमीडिएट जो आपका बीच में मैंने इसमें
स्टील खरीदी, कार का ट्यूब यानी कि टायर खरीदा, रबड़ खरीदा, उसका पैसा हम लोग नहीं जोड़ेंगे जीडीपी में। क्या जोड़ेंगे? जो आपका फाइनल प्रोडक्ट, यानी कि मैं कार बना रहा हूँ तो मैंने कहीं से स्टील जोड़ी, स्टील खरीदा, रबड़ खरीदी होगी टायर के लिए, तो मैं इसमें केवल जो मेरा फाइनल प्रोडक्ट क्या कार ही आई है। जब नेशनल इनकम निकाली जाएगी तो इस कार का पैसा जोड़ा जाएगा, ना कि ये इंटरमीडिएट गुड्स जो आपकी स्टील हुई एंड टायर ट्यूब्स हुए, उसका पैसा नहीं जोड़ा जाएगा। वही कह रहा है, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस एक्यूरिंग ऑन द इकोनॉमी वन ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, जो भी आपका अकाउंटिंग ईयर होगा। इसका जो आपका फॉर्मूला होता है जीडीपी का, वो आपका है C+GI+G(x-M). जो आपका सी का मतलब है कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड, यानी कि जो आपके हाउस होल्ड हैं जितने, उनका कंजप्शन, उनका कितना खर्चा है। साथ में ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बाय द फर्म्स। नेक्स्ट है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि गवर्नमेंट का खर्चा, कितना हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, और वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड माइनस वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, यानी कि कितना हम लोग इस देश से, अपना भारत देश से बाहर भेज रहे हैं और कितना बाहर से हम लोग इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हैं, उसको माइनस प्लस करके हम लोग जीडीपी को निकाल लेते हैं। ओके, कह रहा है जीडीपी इंक्लूड द वैल्यू ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर विद इन द इकोनॉमिक रिगार्डलेस ऑफ हु अर्न इट। ओके, जीडीपी इंक्लूड द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स नॉट इंटरमीडिएट गुड्स, यानी कि जो आपकी कार बन रही है तो कार का पैसा जीडीपी में जोड़ा जाएगा, ना कि जो उस कार में लगी स्टील का पैसा। ओके, नेक्स्ट प्रोड्यूस कार नॉट अनफिनिश्ड गुड, जो आपका अनफिनिश्ड गुड होगा उसका पैसा नहीं जोड़ा जाता है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है जीएनपी, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसका जो फार्मूला होता है जीडीपी प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस नहीं लगा है, प्लस माइनस फॉरेन अबॉर्ड, यानी कि इंडिया के कुछ लोग आपके विदेशों में काम कर रहे होंगे तो वो विदेश से पैसा कमा करके इंडिया को भेज रहे हैं, कुछ विदेशी लोग इंडिया में रह करके पैसा कमा रहे हैं तो वो विदेश को भेज रहे हैं। तो एफ ए का मतलब हो जाता है आपका फॉरेन अबॉर्ड। फॉरेन अबॉर्ड नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अबॉर्ड इट, जो आपकी नेट, जो बाहरी देशों से इंडिया को आपकी इनकम आ रही है। इट इज द इंक्लूड इनकम अर्न बाय द इंडियन फ्रॉम द अदर कंट्रीज, डिडक्शन इनकम अर्न बाय द फॉरेनर वर्किंग इन इंडिया, जो आपके फॉरेनर वर्क कर रहे हैं इंडिया में वो कमा करके अपने कंट्री भेज रहे हैं, और इंडिया के जो लोग रह करके बाहर कमा करके भारत देश को भेज रहे हैं। तो एफ ए का मतलब हो गया फॉरेन अबॉर्ड। जो आपका जीएनपी का क्या हो गया फॉर्मूला, जीडीपी प्लस माइनस आपका फॉरेन अबॉर्ड। ओके, नेक्स्ट जो आपका लास्ट है नेट नेशनल इनकम। नेट नेशनल इनकम को निकालने के लिए जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, आपका उसमें क्या माइनस किया जाएगा, डिप्रिसिएशन, यानी कि घिसाव, यानी कि जैसे मेरी कोई बिल्डिंग है, धीरे 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 धीरे, या फिर मैंने कोई मशीनरी ली है, मान लो आप कोई बाइक ही लेते हैं और 1 महीना चलाने के बाद क्या आपकी बाइक उसी रेट पे बिक जाती है? कभी नहीं बिकेगी। ऐसे ही चीज़ों का मूल्य का ह्रास होता रहता है। जो आपकी पहले अगर आपने कोई भी चीज़ 100 रुपये की खरीदी होगी, वो अगर आप धीरे धीरे उसका ह्रास होते हुए 80 की बिकती है। ओके, पुरानी जब हो जाती है, तो वही कह रहा है आपका डिप्रिसिएशन, यानी कि इसमें आपका होगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस, नेट नेशनल इनकम प्रोडक्ट जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ कैपिटल बिल्डिंग्स एंड अदर असिस्ट या संपत्तियां, also called is the NNP at a market price, since is the value of the all goods and service in taken of the market price. Okay, next है आपका पब्लिक रेवेन्यू। पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक रेवेन्यू और पब्लिक एक्सपेंडिचर आप लोग 2 ही लाइन में समझ लो, ज़्यादा अच्छा है। पब्लिक रेवेन्यू यानी कि पब्लिक, यानी कि सरकार जो पैसा हम लोगों से टैक्स के रूप में, टोल टैक्स के रूप में कैसे भी लेती है, हम लोगों से कैसे भी पैसा अगर सरकार अर्न कर रही है, वो कहलाती है आपकी पब्लिक रेवेन्यू। और जो सरकार हम लोगों को पैसा देती है उसको कहा जाता है पब्लिक एक्सपेंडिचर। ओके, द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट हैज बीन द बिट फ्रॉम द रेवेन्यू दैट इट द एक्वायर बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द वेरियस सोर्स। उसके सोर्स क्या है, टैक्सेस लगा देती है गवर्नमेंट, प्राइस ऑफ द वेरियस सर्विस, फी एंड फाइन लगा देती है गवर्नमेंट, जैसे कि बाइक आई का आपका लाइसेंस वगैरह नहीं तो फाइन तो लगाती है, टैक्स लेती है, टोल टैक्स वगैरह लेती है, तो ये सब टैक्स लेती है। ग्रांट, गिफ्ट एंड डोनेशन वगैरह गवर्नमेंट
इनके रूप में पब्लिक रेवेन्यू, यानी कि जो गवर्नमेंट पैसा हम लोगों से ले उसको पब्लिक रेवेन्यू, और जो गवर्नमेंट पैसा हम लोगों को दे उसको पब्लिक एक्सपेंडिचर। ओके, नेक्स्ट आ गया आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर एक्ट्स इन एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन थ्रू आउट पब्लिक वर्क प्रोग्राम थ्रू द राइजिंग ऑफ द लेवल income and employment. It helps in to bring down of the net inequalities of income and wealth distribution in the country. जो भी गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, पैसा दे रही है, वो आपका कहलाएगा पब्लिक एक्सपेंडिचर। ओके, आज का दोस्तों लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।